पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को करीब 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई 1 अप्रैल 2004 से, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ राज्यों ने इसे सत्ता में आने के लिए भी इस्तेमाल किया है। अब तक देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है और कुछ राज्य इसे फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आरबीआई ने ओपीएस को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। आज के इस एपिसोड में हम इसी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि आरबीआई ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ऐसा क्यों कहा कि ओपीएस को लागू करना आने वाली पुश्तों का हक छीनने जैसा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ओपीएस को बहाल करने से राज्यों का खर्च नई पेंशन स्कीम की तुलना में कितना बढ़ जाएगा, ओपीएस को लागू करने से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। इसके अलावा महादेव ऐप को लेकर एक बड़ा अपडेट भी आया है। इस अपडेट के बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए एक रैली के लिए। इस रैली का नाम था पेंशन शंखनाद महारैली। इस रैली में हिस्सा लेने आए केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया जाए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि पहला मौका नहीं जब पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना का मुद्दा गरमाया है। इससे पहले कई राज्यों के चुनावों में पुरानी पेंशन का मुद्दा हावी रहा है। गुजरात का चुनाव रहा हो या हिमाचल प्रदेश का, इन दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन सियासत का प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी थी। माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के पीछे इसी पुरानी पेंशन योजना का बड़ा योगदान रहा है। अब तक देश के 5 राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला कर चुके हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है, जबकि ओपीएस को लागू करने वाले अन्य राज्यों में झारखंड और पंजाब शामिल हैं। पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक राज्य में ओपीएस लागू नहीं हुई है। वहीं हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तो राज्य में ओपीएस बहाल हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ओपीएस को लागू करने का वादा किया गया। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक डराने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। रिजर्व बैंक ने चेताया है कि ओपीएस आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक है। आरबीआई की इस रिपोर्ट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को संक्षेप में ओपीएस कहते हैं। इस पेंशन स्कीम का फायदा साल 2004 से पहले तक रिटायर हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिल रहे मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों के आधार से तय की जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पैसा नहीं काटा जाता। इस स्कीम में कर्मचारी को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार अपने खजाने से करती है। इसमें रिटायरमेंट पर बेसिक सैलरी प्लस डीए का 16.5% ग्रेच्युटी मिलती है। इसके अलावा रिटायरमेंट पर 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद कर्मचारी को डीए दिए जाने का नियम है। इसके अलावा जब जब सरकार पे कमीशन का गठन करती है, उसी हिसाब से पेंशन भी रिवाइज हो जाती है। मतलब पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को वर्किंग एम्प्लॉय की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता रहता है। इस वजह से रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलती रहती है। पुरानी पेंशन योजना की एक और खास बात ये थी कि रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का पैसा उस कर्मचारी की पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों को मिलता था। वहीं न्यू पेंशन स्कीम को साल 2004 में लागू किया गया था। इसके दायरे में वे सभी सरकारी कर्मचारी आते हैं जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है। नई स्कीम को न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस कहते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर होने के समय रिटायर्ड कर्मचारी को सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की गई है उन राज्यों के खजाने पर भारी बोझ पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे देश के विकास कार्यों में होने वाला खर्च घट सकता है। राज्य वित्त 2023-2024 के बजट का एक अध्ययन नाम से रिपोर्ट जारी करते हुए आरबीआई ने कहा, अगर राज्य ओपीएस को फिर से लागू करते हैं तो ये कदम उन राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। पिछले सुधारों से जो फायदे मिले हैं ओपीएस की वजह से उन पर भी असर पड़ेगा और इससे आने वाली पीढ़ियों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। कुछ राज्यों में ओपीएस लागू करने की जानकारी सामने आ रही है। कुछ राज्य ओपीएस को फिर से बहाल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा। साथ ही
विकास कार्यों के लिए जारी होने वाले पैसे में भी कमी आएगी। एलारा सिक्योरिटीज इंडिया ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद यहां फिर से एनपीएस को लागू किया जाएगा, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ओपीएस को फिर से लागू करेगी। वहीं आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान बताते हैं कि अगर सभी राज्य सरकारें एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को लागू करती हैं तो राज्यों के खजाने पर एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना ज्यादा भार पड़ेगा। साथ ही 2060 तक ये अतिरिक्त बोझ सालाना जीडीपी के करीब 1% के बराबर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ओपीएस का आखिरी बैच 2040 के शुरुआत में रिटायर होगा और उन्हें 2060 तक पेंशन मिलती रहेगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि राज्यों की कुल बकाया देनदारियां 2020-21 में जो कि 31% थी, वो घटकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 27.6% होने का अनुमान है। हालांकि कई राज्यों के लिए बकाया देनदारियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी के 30% से अधिक रह सकती हैं। अपनी रिपोर्ट में आरबीआई ने एक सलाह देते हुए कहा कि अगले साल देश में आम चुनाव हैं, ऐसे में राज्य लोग लुभावन वादों से खर्च बढ़ाने के बजाय अपनी कमाई बढ़ाने के बारे में सोचें। राज्यों को रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी, अवैध खनन रोकने, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी, शराब और गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाले टैक्स को रिन्यू करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे राज्यों की कमाई बढ़ेगी। आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार तो कर देती है, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। पिछले साल आरबीआई की एक रिपोर्ट और सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं या तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं या फ्रीबीज पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक राज्यों की कुल बकाया देनदारियां फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1.9 लाख करोड़ रुपए थी। अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 के बजट अनुमान में 3,66,000 करोड़ रुपए हो गई। इन 5 सालों के दौरान परसेंट के हिसाब से देखिए, बकाया देनदारियों में सालाना बढ़ोतरी के मामले में तेलंगाना राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर था। राजस्थान की बकाया देनदारियों में सालाना 17.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2019 में राजस्थान सरकार का कर्ज 3,11,854 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर मार्च 2023 में 5,37,013 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ का भी कर्जा काफी ज्यादा बढ़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार पर अभी 82,125 करोड़ रुपए का कर्जा है। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक 1.05 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। आरबीआई स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के मुताबिक 2018-19 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर 1.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। खर्च वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त में रेवड़ी बांट रही हैं। ये खबर यहीं तक। अब एक और जरूरी खबर पर बात कर लेते हैं। सट्टेबाजी ऐप महादेव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। महादेव ऐप को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महादेव बेटिंग ऐप केस में इसके सह संस्थापक रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में रवि उप्पल के अलावा 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंटरपोल ने रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रवि उप्पल महादेव ऐप मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। वहीं महादेव ऐप के दूसरे प्रमोटर आरोपी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महादेव ऐप के जरिए दुनिया भर में लोगों को चूना लगाने के पीछे केवल 2 मास्टरमाइंड हैं, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। इन दोनों ने मिलकर इस ऐप को शुरू किया था। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप का घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिलकर कोरोना काल में सट्टेबाजी के लिए ऐप बनाया था। ये ऐप सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि कुछ दिनों में करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए। इस गेम की शुरुआत केवल 500 रुपए से होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी लत लग सके। महादेव ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसी कई लाइव गेम्स में सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता था। आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले महादेव ऐप केस की जांच कर ही ईडी की रडार पर कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर्स आए थे। इस मामले में ईडी ने अब तक देश के कई शहरों में छापेमारी कर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी चर्चा में आया था। तो ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन। आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।